तो आज जो यह खास कार्यक्रम हो रहा है मोदी सरकार के 12 वर्ष पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी हैं। पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर और इस मंच पर। अगर हम 2019 से पहले की बात करें पाटिल साहब, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सुबह उठते समय सबसे पहले इस बात की चिंता सताती थी कि घर में पानी कहाँ से आएगा, घर में जल कहाँ से आएगा। सुबह उठते तलाश होती थी जल की, आसपास की कुएं, बावड़ी, हैंडपम्प, वहाँ जाना, वहाँ से दूरी तय करना, फिर वहाँ से सिर पर मटके में या किसी अन्य बर्तन में पानी घर पर लेकर के आना और उसके बाद दिनचर्या शुरू होती थी। लेकिन 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा कि हर घर में जल लाया जाएगा। वो जो मिशन था शुरू होने से पहले हम जानते हैं कि 17% घरों में ही पानी आता था। आज ये आंकड़ा बढ़कर के जब से ये हर घर जल शुरू हुआ है करीब 80% से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन सिर्फ इसी की बात नहीं है, चाहे नमामि गंगे का कार्यक्रम हो, चाहे दूसरे हो, स्वच्छ भारत का कार्यक्रम हो, ऐसा लगता है कि जो जल क्षेत्र है वो प्रायोरिटी में आया है पिछले एक दशक में। ये एक बड़ा बदलाव है। किस तरह से इस बदलाव को आप लोगों ने मुमकिन किया है? नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प किया है और अगर महिलाओं को पानी के लिए दूर दराज तक जाना पड़े तो विकसित भारत संभव ही नहीं है जी। और इसीलिए 2019 में जब ये नल से जल घर तक पहुंचाने की जो योजना बनी, उस टाइम करीब 3 करोड़ लोगों के घरों में पानी था और वो भी अपने सोच से उन्होंने अपने खर्च से बनाया हुआ था। आज 16 करोड़ घरों में पानी पहुंचा है, 3 करोड़ घरों में और पानी देना है। दिसंबर 2028 तक ये काम भी पूरा करना है। पहले के जो काम में भी अगर कुछ कमियां हैं, कोई सोर्स कम पड़ गया है तो वो काम भी पूरा करना है। और इसीलिए हमने हर गांव में सोर्स से लेकर पाइप, पाइप से लेकर टंकी, टंकी से लेकर घर तक जो पानी जाता है कि नहीं उसका ऑब्जर्वेशन शुरू किया है। गांव में जल अर्पण के कार्यक्रम करते हैं। 15 दिन तक जब तक कॉन्ट्रैक्टर पानी वहाँ सप्लाई नहीं देगा तब तक उसको पेमेंट देते नहीं है। और इस तरह पूरा दबाव बनाते हुए क्वालिटी काम हो, क्वांटिटी में पानी मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, उसके लिए पूरा प्लानिंग माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि जो संकल्प PM साहब ने किया है कि हर घर में नल से जल होना चाहिए। जो महिला 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए दूर तक जाती थी, 5.5 करोड़ घंटे उनको पानी लेने जाने में लगते थे, आज उनका जो समय बचा है वो अपने बच्चों के लिए, अपने आर्थिक उपार्जन के लिए वो यूज़ कर सकती है। पानी की क्वालिटी अच्छे आने के कारण उनके घरों में जो बीमारियां होती थी वो भी बंद हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को जो विश्वास है अपनी योजनाओं पे, तो पानी दिया मगर ये पानी ठीक है नहीं उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए 25 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी है और उसको किट भी दिया है कि उनके घर में आने वाला पानी वो खुद चेक करे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिनको जो मिलता था वो पानी लाते थे, उसको अच्छी क्वालिटी का पानी घर में मिल रहा है। तो जो हर घर जल योजना है या जल जीवन मिशन है, ये सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं कि घर तक पानी पहुंचे। हमने देखा है कि इसमें पानी की सफाई भी हो, पानी की उपलब्धता बढ़े, ये भी है। और इसी के साथ जो वर्षा जल है उसके संचयन के लिए भी आपका मंत्रालय एक बड़े पैमाने पर योजना उसने शुरू की। वो कहाँ तक पहुंची है जल संचयन की अगर हम बात करें तो? हमारे मंत्रालय में नमामि गंगे का जो कार्यक्रम है योजना के द्वारा पहले तो गंगा सफाई का या बाकी नदियों का भी साफ करने का काम चल रहा है। 211 STP बनाकर नर्मदा गंगा में जो पानी है उसको स्वच्छ बनाने की कोशिश चल रही है। उसमें नया कचरा न डाला जाए उसके लिए गांव को भी जागृत करने की कोशिश, उसको भी एजुकेट करने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। मगर जो पानी है हमारे यहाँ देश में 4000 BCM बारिश होती है, हमारी आवश्यकता होती है 1120 BCM की। 2047 तक हमारी आवश्यकता होगी 1180 BCM की। आज हमारे पास जो जल संचय करने की जो कैपेसिटी है वो 6500 डैम होने के बावजूद नदी नाले सब मिलाकर 750 BCM की ही हमारी जल संचय की क्षमता है। और बाकी जो पानी हम दोहन करते हैं ज़मीन में से, हम चाइना और यूएस से जितना पानी वो लोग दोहन करते हैं उससे भी डबल से ज़्यादा पानी हम ज़मीन में से निकाल लेते हैं।
तो ऐसे समय में जमीन में पानी डालना चाहिए है। ये बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जल संचय, जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए 6 सितंबर 2024 को आह्वान किया था। और उस आह्वान के कारण और उसके साथ में कहा था कि कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए लोगों ने सहयोग करना चाहिए। आज मैं कह सकता हूं कि हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर का, हमने 27,50,000 स्ट्रक्चर बना पाए थे। दूसरा टारगेट लिया था हमने 1 करोड़ का, 31 मई 2026 तक हम 1,55,00,000 स्ट्रक्चर बना पाए हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसकी पहली विशेषता है कि इसमें से सिर्फ 10 लाख स्ट्रक्चर सरकार के पैसे से मनरेगा में से बने हैं, बाकी सभी स्ट्रक्चर लोगों ने अपने पैसे से, CSR से या अपना पैसा लगाकर किए हैं। जो कर्मभूमि से मातृभूमि की बात की है, तो राजस्थान के लोग जो सूरत में व्यापारी है, उन्होंने 40,000 स्ट्रक्चर राजस्थान में बनाए, 35,000 स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में बनाए और बिहार के 10 जिले में सब गांव में 4-4 स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो लोगों में जागृति आई है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के इस आह्वान को उन्होंने स्वीकारा है, उसके ऊपर काम किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले 27,50,000 स्ट्रक्चर जब बने थे, वहाँ तक हमारा 2.4 BCM बारिश का पानी हम जमीन में उतार पाए थे। आज हम जब 1,55,00,000 पर पहुँचे हैं, 6 गुना, तो हमें लगता है कि इस बारिश के बाद हम करीब 12 BCM पानी इसके संग्रह करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो जो बड़ी बड़ी नदियों पर डैम बनना था वो बन गया है। अगर हम डैम बनाते हैं तो उसको 25 साल लगते हैं और 25 करोड़ से ज़्यादा खर्च होता है। तो इतना समय है क्या हमारे पास? और इसीलिए जब डैम भी बनता है, कैनाल बनेगी, तो जो अगल बगल में जो किसान होते हैं उनको फ़ायदा होता है। दूर दराज तक गांव में या किसानों को पानी नहीं मिलता है। ये जल संचय की योजना के कारण गांव में जो जल होता है, यानी बारिश का पानी निकलता है खड्डे में, खड्डे से नाले में, नाले से नदी में और नदी से दरिया में जाता है। उसको खड्डे में ही बोर करके उसको ज़मीन में उतार देते हैं, तो जो कुएं या बोर उनके मौजूद हैं उसके अंदर पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, पानी की क्वालिटी सुधर जाती है। खेतों में भी हम छोटी डिज़ाइन 4x4x6 का गड्ढा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। 1 बीघा में एक स्ट्रक्चर बनाने से, जिसकी कीमत होती है 5,000, वो बनाने से कम 4 से 5 लाख लीटर पानी बारिश में ज़मीन में उतर जाता है। अगर 5 एकड़ खेत है तो 5 स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। गांव में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं बोर करके, उसमें करीब 25,000 का खर्च होता है। मगर लोग आगे आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कच्छ में एक भूखी नदी है, उसमें पानी नहीं है। कच्छ के एक दामजी एंकर स्ट्रीट जो बनाते हैं वो बॉम्बे बेस्ड है अभी। उन्होंने आकर वहाँ पर 50 करोड़ रुपया लगाकर और नदी को पुनः जीवित करने की कोशिश शुरू की है और बहुत सा काम उन्होंने कर भी दिया है। तो एक व्यक्ति अपने वतन के लिए 50 करोड़ खुद खर्च कर रहा है अपने सोच से, ये अपने आप में बड़ी बात है। जीटो वालों ने, जो जैन समाज का एक संस्था है, उन्होंने 100 करोड़ रुपया खर्च करने का तय किया है। 25 करोड़ रुपया उन्होंने राजस्थान में खर्च भी कर दिया है। तो लोग जागरूक हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो हाकल है वो लोग मानने लगे कि आवश्यक है और उसके ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है। जो जल जीवन मिशन है उसमें कई सारी बातें सामने आती हैं। आपने कहा कि 80% से अधिक घरों में जल पहुंच चुका है, लेकिन क्या सभी राज्यों में 100% का लक्ष्य पूरा होगा? कब तक हो पाएगा? कितने राज्यों ने लक्ष्य पूरा कर लिया है? और दूसरी बात ये भी कि जो कई राज्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें आई थी इस जल जीवन मिशन को लेकर के, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने खुद संज्ञान इस बात का लिया था, उसकी स्थिति क्या है? आपको लगता है कि ये इस कारण से इस मिशन की जो लक्ष्य था उस पर थोड़ा असर पड़ा है? जल जीवन मिशन के द्वारा जो हम गांव में या घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसका इम्प्लीमेंट वो स्टेट को करना होता है। पानी का सब्जेक्ट स्टेट का है। केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 70 साल से यानी 70 साल से जो अभी तक पानी नहीं गया था, इसके लिए इस योजना को आगे बढ़ाया। 50% पैसा केंद्र से दिया, 50% स्टेट ने दिया। उन्होंने DPR बनाया, उन्होंने टेंडरिंग किया, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। पर कंप्लेंट बहुत आई। जब हमें लोकसभा में पूछा जाता था कि नल से जल है, नल है जल नहीं है, तो गाली जैसा लगता था। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसको बहुत सीरियसली लिया। पूरे देश में अलग अलग टीम बना के उसका सर्वे करवाया, इंस्पेक्शन करवाया। 17,000 लोगों जो कंप्लेंट आई थी उसके ऊपर एक्शन लिया गया। करीब 400 अधिकारी उसके अंदर सस्पेंड किए गए या जेल में गए। एक कांग्रेस के मंत्री भी राजस्थान के, वो भी जेल में गए, अभी भी शायद वो जेल में ही है।
तो इस तरह जिसने गड़बड़ की थी उन सबके ऊपर एक्शन लिया गया है। और हमने कहा ना कि जल अर्पण, घर तक पानी पहुंचेगा पूरे गांव में, गांव सर्टिफाइड करेगा वीडियो और फोटोग्राफ्स के साथ, वो सबमिट करेगा, उसके बाद ही उसको पेमेंट होगा। हमारे पास अभी भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक 1.51 लाख करोड़ रुपया दिया है, 1.5 लाख करोड़ रुपया। उसमें से इस साल हमें 67,000 करोड़ रुपया यूज़ करना है। आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक हम सिर्फ 2500 करोड़ रुपया ही खर्च कर पाए हैं, क्योंकि हमने इतनी सख्ताई बरती है जो माननीय मोदी साहब के जो निर्देश है उसके अनुसार कि पानी तो जाना ही चाहिए, उसी के लिए योजना है और हम उसके ऊपर पूरा चौकसाई करते हुए काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पानी जरूर जाएगा, अच्छी क्वालिटी का जाएगा, पूरी क्वांटिटी का जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है पाटिल साहब की इतनी सख्ती हो जाए कि फिर फंड ही रिलीज ना हो, काम ही रुक जाए, जो लक्ष्य आपका है 2028 तक का वो पूरा ना हो पाए? देखिए, हमें खर्च भी करना है। हम परसों ही मीटिंग के अंदर हमने हमारे अधिकारियों को अलग अलग टीम बनाकर जहाँ पर काम रुका है वहाँ पर खुद वापस जाके कितना काम हुआ उसके बारे में सोचें। उनको अभी तक जो पैसा मिला है उन्होंने उतना काम कॉन्ट्रैक्टर ने किया कि नहीं वो भी वो सर्वे करेंगे। अगर नहीं किया है तो उसको ब्लैकलिस्ट करने की भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अगर वो पैसा लेके बैठ गया और काम नहीं कर रहा है तो वो तो नहीं होगा। और वो ब्लैकलिस्ट करेगा तो हम नए कॉन्ट्रैक्टर को भी काम देंगे, उसको भी काम आगे बढ़ा सकते हैं। काम समय के पहले पूरा करेंगे, क्वालिटी के साथ करेंगे। कुछ ऐसा तो नहीं कि जो विपक्ष के शासन वाले राज्य है वहाँ पर गति धीमी हो? नहीं, हर जगह पे काम हो रहा है और जहाँ पर भी काम नहीं हो रहा है वहाँ उसको हम पुश कर रहे हैं। वहाँ कांग्रेस और भाजपा हम नहीं देखते हैं, हम तो हर घर में पानी जाना चाहिए उसके लिए योजनाओं को ऑब्जर्वेशन करके कर रहे हैं। सभी मुख्यमंत्री वो कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, सबके साथ बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो हमने एमओयू की है माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के कैबिनेट में, हमने 19 मुद्दे के ऊपर एक एमओयू करके सभी सीएम के साथ हम 90 दिन में हम उनके साथ एमओयू करेंगे, ऐसा कमिटमेंट किया था। परसों तक हमारे 34 में से 33 स्टेट में एमओयू हो गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर के सीएम के साथ होना बाकी रह गया। बाकी सभी सीएम के साथ हमने एमओयू कर लिए। एमओयू की कंडीशन जो है वो सबने पढ़ ली है, क्योंकि वो सीएम के भी ध्यान में होने चाहिए, इसीलिए उनके वर्चुअल उपस्थिति के बिना भी हमने नहीं किया है। तो मुझे लगता है वो गंभीरता उनमें भी आ गई है। एक दूसरा मुद्दा है यमुना की सफाई का। विधानसभा चुनाव जब दिल्ली में हुए थे तब बीजेपी ने ये वादा किया था कि हम यमुना को स्वच्छ करेंगे। अभी क्या स्थिति है? क्या आपको लगता है कि यमुना का पानी इतना साफ हो जाएगा कि लोग नहाने के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल कर सकें? ये भारतीय जनता पार्टी का तो प्रॉमिस ही है, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिल्ली वालों को ये प्रॉमिस किया हुआ है कि हम यमुना को साफ कर देंगे। और माननीय मोदी साहब भी इसके ऊपर पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब भी करीब हर 20 दिन 25 दिन में मीटिंग कर रहे हैं। उसके अंदर काम बांटा गया है, हमारे मंत्रालय का है, मुख्यमंत्री दिल्ली और उनकी सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार, उनके द्वारा क्या क्या काम करना है। हमारे पास भी उसमें से 45 काम थे हमारे जिम्मे में, हमने 43 कामों के ऊपर काम शुरू कर दिया है। हम भी समय के पहले वो काम कर देंगे। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब ने तो सभी को निर्देश दिए हुए हैं कि 2028 जनवरी तक में ये काम पूरा करना है। तो जिस तरह से दबाव बना है, जिस तरह से काम में गति पाई है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हम वो काम पूरा कर लेंगे। नहीं, नदी का पानी नहाने जैसा, नहा के पीने जैसा जरूर हो जाएगा। कब तक? कहा ना 2028 जनवरी तक करने का पूरा टारगेट लेके चल रहे हैं। जनवरी 2028 तक नहाने लायक, और पीने लायक कब तक हो जाएगा? नहीं, पीने लायक भी कुछ ही दिनों में हो जाएगा। उसके साथ साथ एक दूसरा मुद्दा है पाटिल साहब, जब पहलगाम हमला हुआ था तो भारत ने सिंधु जल संधि उसको अबेंस में रखा। उसके बाद ये कोशिश की जा रही कि जो पानी बहकर पाकिस्तान जाता था उसका उपयोग भारत में, भारत के नागरिकों के लिए हो पाए। इस काम में कहाँ तक अभी हमें सफलता मिली है? और जो रिपोर्ट्स लगातार बार बार आती हैं, पाकिस्तान कहता है कि ये अगर आप पानी रोकेंगे तो ये इंसानियत के खिलाफ है, वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने की बात कहते हैं, तो इसको भारत कैसे डील करेगा? मुझे ऐसा लगता है उस टाइम में जो जिसने जो किया होगा, कि जो ट्वीट हुई थी वही ट्वीट मुझे लगता है कि गलत तरीके से ट्वीटी हुई थी। हमारे गुजरात में एक कहावत है कि बच्चे भूखे हैं, मैं हिंदी में उसको कन्वर्ट करता हूँ, तो बच्चे भूखे हैं और कोई साधु आता है मांगने के लिए, उसको आटा देते हैं, यानी उपाध्याय को आटा।
तो बच्चों को भूखा रख के कोई किसी को आटा देता है क्या? तो हमारे देश में कई राज्यों में पानी की किल्लत है और हम पड़ोसी को पानी दे देंगे और हमारे यहाँ ये प्यासे रह जाएंगे तो बनेगा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो निर्णय किया है कि जो टीटी को उन्होंने एवेंस में रख दिया है, बहुत सही निर्णय है। और उसका जो पानी है उसको पहले हमने डिसल्टिंग करते हुए पानी को जो रोकने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की है। पानी को शिफ्ट करके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, ये सबको उसमें से पानी मिलेगा। उसमें से यमुना में भी पानी आएगा, जो पानी शुद्ध करने में भी उसकी बहुत आवश्यकता है। और मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, मगर ज़रूर कहूँगा कि उसके ऊपर भी हम पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब भी पूरा उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनके निर्देश आते रहते हैं। और श्री अमित भाई शाह साहब के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो भी इसके ऊपर अच्छे से काम कर रहे हैं। जल्दी से उसका काम आगे बढ़े और पानी मिले, उसका काम हो रहा है। तो जो पाकिस्तान की दलील है वो ये कहता है कि ये तो इंसानियत के खिलाफ है और वो ऐसा नहीं होने देंगे, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी तो हथियार के तौर पे इसका उपयोग किया ही नहीं है। ये तो हमारा पानी हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए वो पहली प्रायोरिटी है। हमारे पास सरप्लस होगा तो ही हम और किसी को दे सकते हैं। और यहाँ तो हमारे यहाँ प्यास है, जब तक हम प्यास हमारी पूरी नहीं होगी जब तक तो हम पानी किसी को देंगे नहीं। हमें इंसानियत ना सिखा है पाकिस्तान। पहलगाम का इंसिडेंट्स उनको याद करना चाहिए, उनकी आतंकवादी प्रवृत्ति को उनको याद करना चाहिए। आज का वो विषय नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि इंसानियत की बात उनके मुंह में शोभा नहीं देती है। अभी जो मानसून है उसकी क्या स्थिति है पाटिल साहब? क्या आपके मंत्रालय के लिए ये चुनौती रहेगी कि जिस तरह की भविष्यवाणियां की जा रही कि इस बार बारिश पर असर पड़ सकता है, खासतौर से अल नीनो के चलते, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारे मंत्रालय में तो पानी कम हो या ज़्यादा, दोनों में हमारी तो समस्या होती है उसको हल करना। और अल नीनो के कारण जो भी व्यवस्था करनी चाहिए उसके लिए भी गृह मंत्रालय में माननीय श्री अमित भाई शाह साहब पूरा उसके ऊपर ऑब्जर्व करें, क्योंकि उनके विषय का भी आ रहे हैं तो वो भी काम कर रहे हैं। हम भी हमारे जिम्मे जो काम है उसको ऊपर काम ध्यान दे रहे हैं। पहला तो ये आ रहा है कि बारिश कम होने की संभावना है, तो पानी की कमी कहाँ होगी, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी परिस्थिति आएगी उसको संभालने की पूरी कोशिश हो रही है। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि माननीय मोदी साहब के अध्यक्षता में और श्री अमित भाई शाह साहब के मार्गदर्शन में वो जो अभी उसको हेड कर रहे हैं, तो ज़रूर उसके ऊपर अच्छा काम होगा। अगर ये आफत आएगी भी तो भी हम उसमें से बिल्कुल देश को सही सलामत निकाल पाएंगे। कुछ प्रश्न आपसे मोदी जी के बारे में कर लेते हैं। आप उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो बहुत लंबे समय से उनके साथ काम करते हुए आए हैं। काफ़ी लंबे सफ़र आपने उनको देखा है, तमाम तरह के उतार चढ़ाव में आप उनके साथ रहे हैं। अब जबकि वो देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस साल अक्टूबर में उनको 25 वर्ष हो जाएंगे जन सेवा करते हुए, किसी पद पर रहते हुए। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, उनकी इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे और उससे क्या क्या आप लोगों ने सीखा है? संगठन में वो माहिर है और इसी का उपयोग करते हुए वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, नेहरू जी का। उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ते आए हैं। मनमोहन जी का रिकॉर्ड तोड़ा, इंदिरा जी का तोड़ा, फिर नेहरू जी का तोड़ा। और ये जो रिकॉर्ड बनाएंगे वो उसके बाद कभी कोई नहीं तोड़ेगा, ये भी मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो उसकी विशेषता है आपको देखना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जी या जो भी प्रधानमंत्री बने उनको किसी ने बनाया है। वो ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। और पार्टी बना नहीं सकती थी क्योंकि पार्टी के पास तो सिर्फ 115 मेंबर्स थे। उनको जब जवाबदारी दिया तो उन्होंने पूरे देश में घूमकर पार्टी के नाम पर अपनी योग्यता के ऊपर गुजरात मॉडल को आके करते हुए जो प्रवास किया, तो पूरे देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब पर विश्वास किया और वो पार्टी के साथ सब लोग जुड़े और उसके कारण पहले 115 से सब सीधे हम 283 पर पहुंचे। तो ये पहले प्रधानमंत्री भी है कि जिन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं और बने,
ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या सीखा आप लोगों ने उनसे? हमने सीखा है कि कोई भी काम समय पे करना चाहिए, क्वालिटी के साथ करना चाहिए, लोगों के साथ जुट के रहना चाहिए, जमीन पर रहो, लोगों की चिंता करो, लोगों की छोटी छोटी जो तकलीफ है उसको प्रायोरिटी देते हुए उसके ऊपर काम करना चाहिए, उनके साथ संपर्क रखना चाहिए, जिससे पता चले कि वो क्या चाहते हैं। और कई बार ऐसा कहते हैं कि आप लोगों को अगर किसी को कुछ चाहिए, उसको खाना चाहिए या उसको मिठाई खानी है, और आप उसको कोई दूसरी चीज़ दे दोगे जो वो भी अच्छी चीज़ है, या मिठाई में कोई एक चीज़ खाना है उसको, और आप दूसरी मिठाई दे दोगे तो भी वो खा लेगा, वो संतोष नहीं होगा। संतोष जब ही होगा जब उसको जो चाहिए वो आप उसको दोगे। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो लोगों को जो चाहिए वो देने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे जो आपने एक विशेषता, मैं तो 25 साल में उनकी विशेषता ही देखता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड तो बनते रहेंगे और भी बनने वाले हैं। मगर 25 साल जो पहले मुख्यमंत्री रहे गुजरात में और अभी प्रधानमंत्री रहे, दोनों समय में, उनके समय में न पानी, रोड, लाइट, गटर, किसी के भी लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। देश में भी हमें चाहिए, उसके लिए कोई आंदोलन करना पड़े, ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ। तो ये पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है कि जिनके समय में उन्होंने लोगों की जो अपेक्षा है उसको पहले ही पूरी कर दी, तो एक भी आंदोलन नहीं हुआ। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात उनके कार्य समय में हुई है, और हम उसको देखते हैं, उनके पास से समझने की कोशिश करके उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। एक आखिरी प्रश्न पाटिल साहब, क्या 2029 में भी आप उनकी अगुवाई में काम करेंगे, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब 2029 में भी इलेक्शन लड़ेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे, और जो देश के आवश्यकता के काम, जो महत्वपूर्ण काम बाकी है, जो हो गए, वो उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, और जो बाकी है, जो उनके संकल्प है, वो जरूर सब पूरा कर देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पाटिल साहब इस चर्चा के लिए।